अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मोहम्मद एजाज़। आप देख रहे हैं हुज़ैमा इकराम एंड एजाज़ का यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा मौजू है परक्विजिट्स। जब हमने लास्ट सैलरी पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि 7 बेसिक कंपोनेंट्स हैं सैलरी के, जो कि सेक्शन 12 में प्रोवाइड किए गए हैं। उन्हीं में से 2 कंपोनेंट्स थे परक्विजिट्स और अलाउंसेस। ये वो चीज़ें हैं जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करती हैं कि कब एक चीज़ परक्विजिट है, कब एक चीज़ अलाउंस है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब आपको मोनेटाइज होकर कोई चीज़ मिलती है तो वो अलाउंस होता है, और जब वही चीज़ इन काइंड मिलती है, चाहे वो कन्वर्टेबल टू मनी हो या ना हो, तो वो आपका परक्विजिट्स होती है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि अगर आपको कोई घर मिला है, उसके अगेंस्ट आपको मतलब आपने कोई घर लिया किराए पे, आपका एम्प्लॉयर उसका किराया आपको सैलरी में बिल्ट इन करके दे रहा है हाउस रेंट अलाउंस के तौर पर, तो वो आपका अलाउंस होगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर उसने आपको घर ही प्रोवाइड कर दिया है, चाहे वो फर्निश्ड हो या नॉन फर्निश्ड हो, तो उस सूरत में जो है वो चूँकि इन काइंड आपको एक फैसिलिटी दी गई है, तो वो आपका हाउस रेंट जो है वो आपका जो उसके इक्वलेंट अमाउंट होगी वो आपका परक्विजिट ट्रीट होगा। कि अगर वो एम्प्लॉयर बाहर से जाके वो ख़रीदता, यानी वो किराए पे लेता, तो वो जितनी भी पेमेंट उसे करनी पड़ती तो वो आपकी सैलरी में ऐड होगी, और वो मिनिमम 45% से कम नहीं होनी चाहिए। अभी हम एक चीज़ जो इसमें देख लें कि ये सेक्शन 13 जो है परक्विजिट्स की वैल्यूएशन को डील करता है। यहाँ पे कहीं लिखा होगा कि इसकी वैल्यूएशन किसी भी चीज़ की ऐसी होगी एज़ में भी प्रेस्क्राइब्ड, और कहीं पे प्रेस्क्राइब हुई भी होगी। सो अभी हम देखते हैं कि जहाँ पे एज़ में भी प्रेस्क्राइब लिखा होगा, जैसे ये सबसेक्शन 3 में मोटर व्हीकल के केस में लिखा है, तो वो फिर रूल्स में प्रेस्क्राइब हुआ होगा या किसी नोटिफिकेशन में, वो फिर हमें देखना पड़ेगा, वो हम देखेंगे। तो अभी सबसे पहले के तमाम परक्विजिट्स की वैल्यूएशन जो है वो सेक्शन 13 के मुताबिक की जाएगी। ये सेक्शन जो है क्लास सी और डी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12 को अप्लाई नहीं करेगा। सेक्शन डी में अलाउंसेज हैं, और सेक्शन सी में अलाउंसेज हैं, और डी में रीइंबर्समेंट्स हैं, तो इसलिए अप्लाई नहीं करेगा। वो पहले से मोनिटाइज है, और एक मोनिटाइज चीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए देयर इज़ नो नीड फॉर री इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो अब आगे आ जाएं कि जो सबसेक्शन 3 है वो डील करता है मोटर व्हीकल को। अगर मोटर व्हीकल एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड की हुई है होली और पार्टली फॉर जो है प्राइवेट एंड पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़, 3 सूरतें हाल हो सकती हैं कि उसने टोटली आपको ऑफिशियल यूज़ के लिए दी हो, पार्टली फॉर ऑफिशियल, पार्टली फॉर पर्सनल, और टोटली पर्सनल। सो इस सूरत में जो है जो ऑफिशियल यूज़ है उसमें तो आपका कुछ भी टैक्स नहीं होगा। जो पार्टली फॉर ऑफिशियल, पार्टली फॉर पर्सनल है या टोटली पर्सनल है, उसके लिए उसने कहा है एज़ में भी प्रेस्क्राइब। तो अब प्रेस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि प्रेस्क्राइब क्या हुआ है। तो रूल अगर 5 को देखें, इनकम टैक्स रूल्स 2002 को, तो वो कहता है कि अगर आपने कोई पार्टली फॉर पर्सनल, पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज़ कोई चीज़ मिली है, तो उसमें जो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर है फॉर एक्वायरिंग दैट व्हीकल, उसका 5% आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर वो लीज़ पे लेके दी है, एम्प्लॉयर ने लीज़ पे ली थी और आपको दिया, तो फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन उसको लीज़ पर लिया गया था उस दिन एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज़ जो भी थी उसका 5%। और अगर 100% आपको व्हीकल पर्सनल यूज़ के लिए दी गई है तो वो 5 की जगह 10% आप कर देंगे। तो मेरा ख्याल है ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए। जो सबसेक्शन 4 है वो ओमिट हो चुका हुआ है। सबसेक्शन जो 5 है वो डील करता है अगर आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प दी गई हो, हाउसकीपर दिए गए हों, ड्राइवर दिए गए हों, चौकीदार यानी वॉचमैन, गार्डनर और इस तरह की कोई डोमेस्टिक हेल्प, तो उस सूरत में वो कहता है कि जो सैलरी आपका एम्प्लॉयर पे करेगा इन लोगों को, उसमें से वो रिड्यूस करके अगर कोई आपसे डिडक्शन होती है तो वो बाकी आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये तमाम चीज़ें मिली हुई हैं और उनकी एग्रीगेट सैलरी जो है वो एक महीने में 50,000 बनती है, और आपसे वो 20,000 रुपया काट रहा है, तो 30,000 रुपया पर मंथ, यानी 12 × 36, 3,60,000 रुपया आपकी सैलरी में ऐड होगा सालाना। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जहाँ पे यूटिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की गई हो, तो यूटिलिटीज़ के लिए है फेयर मार्केट वैल्यू जो है यूटिलिटीज़ की, वो एज़ रिड्यूस बाय एनी पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉई, यानी आपने जो कोई पेमेंट की होगी वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगी। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब है कि एट आर्म्स लेंथ अगर आप मार्केट से या बाहर से परचेज़ करते तो जो वैल्यू उसकी होती वो। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है कि अगर आपने लोन लिया है कोई, जो एम्प्लॉयर ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है या लेस देन बेंचमार्क रेट दिया। बेंचमार्क रेट क्या है ये हमने देख लेना, नीचे आके डिफ़ाइन हुआ हुआ है बेंचमार्क रेट। उसने कहा कि अगर आपने लोन 1 जुलाई 2002 के बाद लिया है तो जिस साल भी लिया उस साल आपका बेंचमार्क रेट 5% होगा, और उसके हर साल बाद वो 1% इंक्रीज़ करेंगे, लेकिन उसे 10% पे आप
कैप कर देंगे, 10% से ज़्यादा पे नहीं जा सकते, मैक्सिमम रेट जो है वो 10% होगा। सो अब देखते हैं कि जनाब आपने अगर जो है लोन लिया और लोन आपको मिला है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उस सूरत में तो आपका बेंचमार्क रेट पे जो भी आपका प्रॉफिट ऑन डेट बनेगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर आपको उसने रिड्यूस रेट पे दिया है, फ़र्ज़ करें उसने आपको जो है वो 2.5% पे दिया है, जबकि आपको बेंचमार्क रेट 5% है, तो वो 5% में से 2.5% निकाल देंगे और 2.5% पे जो प्रॉफिट ऑन डेट बनेगा वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर आपने कोई आपका अकाउंट है और उस अकाउंट पे आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो आप जैसे प्रोविडेंट फ़ंड अकाउंट है तो आपका एम्प्लॉयर भी यहाँ इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं करेगा, यानी ये इंटरेस्ट भी आपको चार्ज नहीं किया जाएगा, यहाँ पे जो है फिर आपको ये टैक्स नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि लोन्स जो हैं वो 1 मिलियन से ज़्यादा हों तब भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो 1 मिलियन या 1 मिलियन से ज़्यादा नहीं, 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम हो, नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन, 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम लोन पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, अगर आपने कोई होली या पार्टली प्रॉपर्टी ऐसी एक्वायर कर ली है जो कि एसेट या प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम जनरेट कर रही है, तो फिर उस सूरत में जो है एम्प्लॉई को ट्रीट किया जाएगा कि उसने इक्वल टू प्रॉफिट ऑन बेंचमार्क रेट जो है वो पे कर दिया हुआ, ठीक है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाएगा कि आपने वो इंटरेस्ट पे कर दिया हुआ है, इसलिए आपका वो इंटरेस्ट जो है वो, चूँकि ये सेक्शन लगता ही तब है जब आपने कोई इंटरेस्ट पे ना किया हो, तो यहाँ पे वो चूँकि वो टैक्सेबल इनकम जनरेट हो रही है तो वो ट्रीट होगा कि आपने पे कर दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब, अगर कोई एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है वो एम्प्लॉयर जो है वो पे कर देता है, वेव कर देता है, सॉरी, एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, कोई भी किसी भी किस्म की चीज़ एम्प्लॉय ने, फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय को जो एम्प्लॉय है उसको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ दी हुई है और उसने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट कह रहा हूँ, कोई चीज़ दी हुई है जिसकी उसने पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट जो है वो एम्प्लॉय ने नहीं की, बल्कि एम्प्लॉयर उसको वेव कर देता है, यार छोड़ो रहने दो। कोई लोन था उस लोन को वेव कर दिया उसने, कोई प्रॉफिट ऑन डेट था उसको वेव कर दिया, तो वो वेवर की सूरत में जो अमाउंट वेव की गई है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। इसी तरह अगर आपने किसी थर्ड पर्सन को देनी थी, एम्प्लॉई ने किसी थर्ड पर्सन को देनी थी कोई ऑब्लिगेशन, कोई पे करना था, फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया हुआ था और वो आपके बिहाफ पे एम्प्लॉयर पे कर दे, तो जितना उसने लोन पे किया है वो लोन पे करके जो आपकी जान छुड़ाई है, या अगर आपने फ़र्ज़ करें किसी पुराने एम्प्लॉयर के पास हैं और अभी आपने छोड़ा नहीं, नया एम्प्लॉयर कहता है मुझे ज्वाइन कर लो, आप कहते हैं मुझे 2 महीने का जो है वो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, वो मुझे 2 महीने की सैलरी जो है वो देनी पड़ेगी, वो कहता है ये मैं दे देता हूँ, तो अगर वो दे देगा तो वो जो है जो ऑब्लिगेशन उसने आपके पुराने एम्प्लॉयर को पे की आपकी, वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। ठीक हो गया जी। इसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टी जो है वो अगर आपको ट्रांसफ़र की गई है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, या अगर आपने कोई पेमेंट किया उसके अगेंस्ट, अगर आपको वो प्रोवाइड की गई हैं तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से जो आपने पेमेंट किया वो निकाल के बाकी आपकी सैलरी में ऐड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो रेंट ए कार का बिज़नेस करता है, आपने भी एक राइड ली और वो आपको राइड या तो फ्री देता है, फ्री की सूरत में तमाम की जितनी राइड की फेयर मार्केट वैल्यू बनती है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी, और अगर आप जो है वो उसकी फॉर एग्जांपल वो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको देता है और आपको कहता है कि जी 50% पे आपको राइड मिलेगी, तो फिर 50% आपकी सैलरी में ऐड होगा। इसी तरह अगर उसने आपको आप किसी रियल एस्टेट डेवलपर के पास काम करते हैं और उसने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई घर दे दिया, तो वो घर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। और अगर आपको उसने कहा कि नहीं ये घर आपको मैं लोअर रेट पे दे दूंगा या कॉस्ट टू कॉस्ट दे दूंगा, तो उस सूरत में जो अमाउंट उसने आपसे चार्ज करनी है वो उसमें से फेयर मार्केट वैल्यू में से लेस हो जाएगी और बाकी आपकी सैलरी में ऐड होगी। अगर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है, ये अब वो जो मैंने शुरू में आपसे डिस्कस किया था कि कब एक चीज़ मोनेटाइज होती है और कब मोनेटाइज नहीं होती, कब वो अलाउंस होता है, कब परक्विजिट होता है, तो इसी तरह अगर आपको एकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की गई है तो उसको रूल जो है वो जो आपका 4 है उसमें दिया गया है कि जो एम्प्लॉयर अगर वही चीज़ सेम सिमिलर नेचर की फेयर मार्केट वैल्यू उसकी जो है अगर वो बाहर से लेता, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन होती, तो उसे जो रेंट पड़ता वो रेंट आपकी सैलरी में ऐड होगा, लेकिन किसी भी सूरत में वो 45% ऑफ दी सैलरी से कम नहीं होना चाहिए बेसिक सैलरी से।
तो उसके अलावा जो है अगर आपका जो है वो हाउस रेंट जो है उसको अलाउंस को 30% एडमिजिबल है, तो फिर आपका हाउस रेंट जो है उससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता, यानी उस सूरत में आपका 30% ही कैप किया जाएगा ऑफ बेसिक सैलरी और उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। ये कुछ सूरत हाल होती हैं, जब वो हम डिस्कस करेंगे, जब देखेंगे। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि अगर आपको किसी टैक्स ईयर में जो है कोई परक्विजिट प्रोवाइड किया गया जो कवर होता है सबसेक्शन 3 और सेक्शन 12 में, और उसका कोई तरीक़ाकार भी प्रोवाइडेड है, तो जो तरीक़ाकार प्रोवाइडेड है रूल्स के अंदर या किसी नोटिफिकेशन के अंदर उसकी वैल्यूएशन का, तो उस तरीके से वैल्यू होगी। और अगर नहीं प्रोवाइडेड तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी के अंदर ऐड होगी, और अगर जो है वो जिस टाइम आपको प्रोवाइड किया गया था, और अगर आपने कोई पेमेंट उसके अगेंस्ट किया तो वो पेमेंट उससे रिड्यूस होगी। यानी दिस थिंग इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपको कोई ऐसी चीज़ है जो सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12 क्या था, ये देखिए सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 3 है, एम्प्लॉयर एग्रीज टू पे द टैक्स, ठीक है, ये था सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12, ठीक है जी। तो ये अगर आपका कोई टैक्स उसने पे किया है तो उस सूरत में क्या होगा कि वो आपका टैक्स जो है वो उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है उस परक्विजिट की वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। और जो है चूँकि ग्रॉसिंग अप को ऑलरेडी कह दिया हुआ है कि अगर आप जो है वो ग्रॉसिंग अप का कॉन्सेप्ट लगेगा सैलरी के ऊपर अगर कोई टैक्स पे करता है आपका, तो यहाँ पे अब ये चीज़ जो है वो क्लियर है कि उसका तरीक़ाकार जो प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक उसकी कैलकुलेशन होगी। अगर आपने कोई अमाउंट पे की है, कोई चीज़ पे की है, तो फिर वो उसमें से रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ तक ये था। अभी मेरा 1 मिनट 1.5 मिनट बल्कि ऊपर हो गया 10 मिनट से। अब एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि सर्विसेज की जो डेफिनेशन है वो है कि प्रोविजन ऑफ एनी फैसिलिटीज़, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यूटिलिटीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एंड टेलीफोन वगैरह वो इसमें शामिल है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है आप कमेंट्स में कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।